ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। मैं ये बात डंके की चोट पर करना चाहता हूँ कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान में जो तरक्की और खुशहाली के इनकलाब आए, वो अपनी मिसाल आप है। ये कहना गलत नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग उन्हीं के दौरे हुकूमत में खत्म हुई। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान में एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी खिदमात को ये कौम हमेशा याद रखेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, असल बात में खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम भट्टी। 8 फरवरी का सूरज शहबाज शरीफ की न सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी की नवीद लेकर तुलू हुआ, बल्कि दूसरी बार वजीर आज़म पाकिस्तान बनने का पैगाम भी लेकर तुलू हुआ। 2 बार वजीर आला पंजाब और खादिम आला पंजाब के लकब से मशहूर शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर दूसरी बार वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट ही ले सके। अगर शहबाज शरीफ की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो लाहौर में आंख खोलने वाले नून लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को मियां शरीफ के यहाँ पैदा हुए। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और मियां शहबाज शरीफ की शादी 1973 को उनकी कज़न नुसरत शहबाज से हुई, जिनसे शहबाज शरीफ के 2 बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज, जबकि 3 बेटियां पैदा हुईं। शहबाज शरीफ कारोबारी घराने से ताल्लुक होने के नाते 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एंड इंडस्ट्री के सदर भी मुंतखब हुए। मियां नवाज शरीफ की सियासी बसीरत से मुतासिर होते हुए मियां शहबाज शरीफ ने सियासत में अमली कदम 1988 के इलेक्शन में रखा और लाहौर के हल्का PP 122 से IJI की टिकट पर 22,372 वोट लेकर मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सैयद नाजिम हुसैन 18,100 वोट ही हासिल कर पाए। पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ ने सियासी मैदान में फिर कामयाबियां ही हासिल की। 1990 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का 96 से IJI के फोरम से 54,506 वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि PDA के जहांगीर बदर 41,902 वोट ही हासिल कर सके। 1993 के इलेक्शन में दोबारा शहबाज शरीफ ने सूबाई असम्बली के हल्का PP 125 से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर 28,068 वोट लेकर कामयाबी समेटी, जबकि पीपल्स पार्टी के मजहर इकबाल भट्ट 20,626 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। 1993 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ एक बार फिर मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, मगर खादिम पंजाब ना बन सके और 1996 तक पंजाब असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर खिदमत सर अंजाम दी। 1997 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ लाहौर के हल्का PP 125 से नून लीग की टिकट पर 25,013 वोट लेकर न सिर्फ मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, बल्कि खादिम पंजाब भी मुंतखब हुए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मजहर इकबाल भट्ट सिर्फ 6,212 वोट ही हासिल कर पाए। मगर उनकी वजारत आला के मनसब का सूरज 2 साल बाद उस वक्त ग़ुरूब हुआ जब उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ की सूरत में तमाम सियासी इंतजामात को मुंजमद कर दिया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ 2000 में सऊदी मुदाखलत के तहत अपनी फैमिली के हमरा जला वतन हो गए। 2007 में जला वतनी के बाद जब दोबारा वतन वापस आए तो 2008 के इलेक्शन में भक्कर के हल्का PP 48 से बिला मुकाबला मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, बल्कि दूसरी बार 8 जून 2008 से 26 मार्च 2013 तक वजीर आला पंजाब के मनसब पर भी फाइज रहे। मई 2013 के इंतखाबात में नून लीग न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। पंजाब में नून लीग की कामयाबी के साथ शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब के मनसब पर दोबारा फाइज हो गए। शहबाज शरीफ ने पंजाब के हल्के PP 159, 161 और 247 से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी समेटी, मगर उन्होंने लाहौर के हल्का PP 159 वाली सीट को बरकरार रखा, जहां से उन्होंने 60,603 वोट लेकर कामयाबी समेटी थी, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार PTI रुकन अली इम्तियाज ने 19,350 वोट ही हासिल किए और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ 6,108 वोट हासिल कर पाए। इसके साथ शहबाज शरीफ ने लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का 129 से भी कामयाबी समेटी।
अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा, जिनमें सवात के हल्का 3, लाहौर का हल्का 132, DI खान के हल्का 192 और कराची के हल्का 249 शामिल थे। मगर सिर्फ लाहौर के हल्का 132 से 95,834 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार PTI रुकन चौधरी मोहम्मद मंशा सिर्फ 49,093 वोट ही हासिल कर पाए। इसके साथ शहबाज शरीफ ने लाहौर के हल्का PP 164 और 165 से सूबाई इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के रुकन तो मुंतखब हुए, मगर वजीर आजम का ताज न पहन सके, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ 176 वोट लेकर वजीर आजम के मनसब पर बराजमान हुए और शहबाज शरीफ 96 वोट हासिल करके अपोजिशन के मनसब पर फाइज हुए। बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद 11 अप्रैल 2022 को वजीर आजम के इंतखाबात का जब मरहला आया तो PTI के नामजद उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी समेत PTI ने इलेक्शन की बायकॉट किया और जिसके बाद शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर मुल्क के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। 10 अगस्त 2023 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने से 2 दिन कबल आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। यूं कौमी असम्बली ने 5 साल मुद्दत पूरी की। अगर बात 2024 के इलेक्शन की जाए तो सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने 2 कौमी असम्बली के हलकों पर इलेक्शन लड़ा, जिनमें कसूर के हलका NA 132 और लाहौर का हलका NA 123 शामिल थे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म ने लाहौर के सूबाई हलका PP 158 से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ तीनों नशिस्तों से इंतखाबात जीतने में कामयाब हुए। लाहौर के हलका NA 123 से शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अजीम अफजाल 48,446 वोट ही हासिल कर पाए। शहबाज शरीफ लाहौर के बाद कसूर के हलका NA 132 से 1,24,000 वोट लेकर कामयाब ठहरे और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 25,000 वोट ही ले पाए। अगर शहबाज शरीफ के सूबाई हलके की बात की जाए तो लाहौर के हलका PP 158 से 38,642 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार चौधरी यूसुफ अली 23,847 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान हुए। लेकिन शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून ने विफाक में तैनात करने का फैसला किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के लाहौर के हलका NA 123 से बतौर रुकन कौमी असम्बली का हल्फ उठाया, जबकि कौमी असम्बली के हलका NA 132 और सूबाई असम्बली का हलका PP 158 से मुस्ताफी होने का ऐलान किया। इलेक्शन जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान नामजद करने का फैसला किया, मगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल न करने की बिना पर दूसरी जमातों की मदद के बगैर शहबाज शरीफ को दूसरी बार वजीर आजम बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करवाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी और MQM समेत दीगर जमातों से एक बार फिर राब्ते बहाल किए और PDM तर्ज की हुकूमत बनाने का प्लान मुरतब किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग की हिमायत हासिल करने में कामयाबी हुई। आखिरकार शहबाज शरीफ तमाम इत्तेहादी जमातों को कायल करने में कामयाब हुए और 201 वोट लेकर दूसरी बार वजीर आजम बनने में कामयाब हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 16वें कायदे ऐवान, जबकि मुल्क के 24वें और निगरान वज़राए आज़म को भी मिलाकर मजमूई तौर पर 33वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर आज ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में हमने आपको ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दौरान इलेक्शन कैंपेन और जलसों में जो वादे किए थे वो आपको हम बता देते हैं। उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये डिलीवर कर पाएगी या फिर हमेशा की तरह ऐसे ही होगा कि वो तो सियासी वादे थे, वो हमने जलसों में कर दिए, अब प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि IMF की शराइत ऐसी हैं कि हम डिलीवर कर नहीं पाते। सबसे पहला पॉइंट था जी नून लीग का कि माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। दूसरा, 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी। तीसरा, 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियाँ दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.5% तक किया जाएगा।
3 साल में इक्तिसादी शरह नमू 6% से जायद पर लाई जाएगी। 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया। अफरादी क़ुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रखा गया। 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। 4 साल में मालियाती खसारा 3.5% या उससे कम करने का हदफ मुकर्रर किया गया। 5 साल में फ़ी का आमदनी $2000 करने का भी हदफ रखा। 5 साल में IT टेक्नोलॉजी की बरामदात को 5 अरब रुपए तक ले जाने का हदफ भी है। तालीम के हवाले से यह कहा गया कि आला तालीम के लिए बजट में 0.5% इजाफा करना है। आला तालीम तक रसाई 13% से बढ़ाकर 30% तक करने का हदफ है और मुल्क के 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे मेहमान जावेद सिद्दीक साहब, इब्राहिम बेग साहब और नौशाद अली साहब। वेलकम कहते हैं मेहमानों को जी, खुश आमदीद। जावेद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मैंने इतनी लंबी तफसील एक लिस्ट बयान की है, आप क्या समझते हैं कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं नून लीग के लिए, क्या डिलीवर कर पाएगी? देखिए, हम तो चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि ये कर पाए, लेकिन जिस तरह के उनको चैलेंजेस हैं, मिसाल के तौर पे महंगाई को नीचे लाना, उसके कई फैक्टर्स हैं। एक तो कौमी सतह पे नेशनल लेवल के ऊपर चैलेंजेस है और कुछ इंटरनेशनल भी हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है वो इनके अख्तियार में नहीं है। वो तो जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है, ओपेक और ओपेक प्लस वाले करते हैं, या कुछ सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है कहीं अजनास की या पेट्रोलियम की, तो उससे कीमतें ऊपर चढ़ जाती। उसमें प्रॉफिटेरिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, यानी मुनाफाखोरी नाजायज। अगर ये मुनाफाखोरी को कम करके और इफेक्टिवली प्राइस चेक कर लें तो बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। होल्डिंग या जखीरा अंदोजी को अगर काबू कर लें तो इससे रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो बड़े चैलेंजेस, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि IMF कह रहा है कि जी अक्रॉस द बोर्ड आप टैक्स लगाएं, सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर टैक्स इजाफा कर दें। वो तो IMF ने पहले सजेस्ट किया कि 18% GST नाफिज करें खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो खबर है ये बड़ी सनसनीखेज है इन द सेंस के इस वक्त जबकि मुल्क में इन्फ्लेशन अपने उरूज पे है और लोग कराह रहे हैं इस इन्फ्लेशन या अफराद ज़र के दबाव के नीचे, अगर इस तरह की मजीद टैक्सेस लगते हैं तो गवर्नमेंट रिलीफ देने में कामयाब कहाँ से हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, अगर तो ऐसी हुकूमत ऐसे माहौल में बनती कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिल बैठते और मिलकर अक्रॉस दी बोर्ड सारी रिफॉर्म्स करते और अवाम को ये बताते मिलजुल करके जी हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है मासवाए इन पेनफुल या परेशान कौन या मुश्किलात पैदा करने वाले रिफॉर्म्स के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जो हुकूमत है उसके मुकाबले में अपोजिशन है, तकरीबन 92 उसके अरकान है, और अगर उनको दूसरी सीटें मिल गई तो और तादाद बढ़ेगी, और वो इस मूड में नजर नहीं आती कि हुकूमत के साथ ताउन करें। तो ये जो एक झगड़ा है और तनाज़ा है और कजिया है। ठीक है, इस मामले पे हम आते हैं लेटर ऑन प्रोग्राम में, वापस भी आऊँगा कि ऑपोजिशन क्या हुकूमत के मामला चलने देगी कि नहीं। नौशाद साहब, 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएंगी। अच्छा, नौकरियों का झांसा ही वैसे कह सकते हैं, जो भी पार्टी इलेक्शन से पहले ये झांसा देती है नौकरियों का, इससे पहले PTI ने भी दिया। ये प्रैक्टिकल है सरकारी हुकूमत के लिए? मतलब किस तरह से नौकरियाँ दी जाती हैं? जो पहले से हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, PIA का भट्टा ही बैठ गया है इसी वजह से कि ओवर बर्डन है, वो जहाज़ कम है, मुलाजमीन ज़्यादा हैं। FBR में देख लें, शब्बर जैदी साहब ने क्या बताया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नहीं समझता कि सरकारी जो नौकरियां हैं वो 1 करोड़ जो है वो दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप मुआशी पॉलिसीज़ को दुरुस्त सिमत पर लगा लें, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सिर्फ IT सेक्टर को फोकस कर लें तो शायद ये नौकरियां जो हैं ये मुमकिन बनाई जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले वो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें और डेवलप करें जिनके ज़रिए आप ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो इफ्ताई तकरीर है उसके अंदर बड़ी क्लियरली बता दिया कि 700 अरब रुपए के खसारे से हम जो है ना बजट बनाना शुरू करते हैं, तो डेवलपमेंट का बजट कहाँ लग सकता है? जो IMF बात कहता है या IMF आपके फिजिकल डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए वो तजावीज़ देता है,
जिससे आप अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें। अब 2-3 मामलात ऐसे हैं, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि 1500 अरब रुपए की अशराफिया को सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह से हमें ये मालूम है कि 500 अरब रुपए जो है वो स्टेट ओन्ड एंटिटीज को जो सालाना तो सब्सिडीज जी खत्म कर दी जाएं और ये स्टेट ओन्ड जो आपकी एंटिटीज हैं, एसईओज हैं, एसओईज हैं, ये इनको अगर आप प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाएं और ये एक तो आपका 500 अरब रुपए का खसारा जो है, जो आपके टैक्स चक्कर पे बोझ है, वो कम होगा, बल्कि इनकी जो प्राइवेटाइजेशन है उससे कुछ ना कुछ आपको रकम भी मिल जाएगी। अब अगर आप आईटी को फोकस कर लें, मैं जाती तौर पर ज़राअत और जो पुराने सेक्टर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूं कि उनसे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़राअत और ये जो आपके पुराने सेक्टर्स हैं जिन पे आप फोकस करते हैं, तो इनके जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े जागीरदार, वो आपको ऐसी पॉलिसीज नहीं लाने देंगे या ऐसी पॉलिसीज के हक में नहीं होते जिससे आप वहां से ज़राअत से और इन चीज़ों की प्रॉपर तरक्की से या तरवीज से कुछ हासिल कर सकें। मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त हुकूमत नून लीग की है, ये अगर आईटी को फोकस कर ले तो आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एनुअल जो आप ज़र तो मुबादला निशात साहब, आप आईटी अर्न का कर जिक्र सकते कर हैं। रहे हैं, हमारे यहाँ तो वो ऐप्स भी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर्स भी नहीं है जिनके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ जो काम कर भी रहे हैं, वो कोई दोस्त रिश्तेदार ढूंढते हैं बाहर, इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोपियन किसी कंट्री के, और उनके वो आईडीज़ यूज़ करते हैं और उनके अकाउंट से पैसे आते हैं, वहाँ से वो दुबई भिजवाते हैं, दुबई से वो पाकिस्तान मंगवा रहे हैं। तो हालात तो ये हैं। आप ये देखिए कि आपके जो निगरान वजीर थे आईटी के, उमर सैफ साहब, उन्होंने अभी परसों एक ट्वीट किया हुआ था कि उन्होंने पेपाल को एक माह के लिए जो है वो यहाँ पर पेमेंट्स डायरेक्ट की जा सकती हैं। तो इन हालात के अंदर जब आप पेमेंट्स कर सकते हैं और ले सकते हैं तो इस मामले को आगे मजीद भी बढ़ाया जा सकता है। सो ठीक अगर है। आप इस मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इसके ऊपर फोकस करें तो वो तमाम जो रास्ते, जो रुकावटें हैं, वो दूर भी की जा सकते हैं। यही हुकूमत का पॉलिसी होती है और यही हुकूमत का फोकस करना होता है। ठीक है। तो अच्छा मैं निशात साहब, समझता ऑन हूं अ कि जो लाइटर आईटी नोट, वैसे सेक्टर है जब वो एक हमारे ऐसा आईटी मिनिस्टर सेक्टर साहब ने है। जब ट्वीट की होगी वीपीएन लगा के, तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा? यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये बड़ा तवज्जो तलब है कि अगर ठीक है। आप आईटी को फोकस करेंगे तो फिर आप इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं जिसके जरिए आप लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी जमहूरी हुकूमतों में कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक और है, मैं नहीं पॉइंट टेकन। समझता कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई बंद करने की जरूरत है। हाँ, चीजों को रेगुलेट करना, उनको तरीके से चलाना, एक हदूदों को यूद में रखना, ये बाहर तौर ममालिक के लिए और हुकूमतों के लिए और स्टेट्स के लिए जरूरी होता है। उस ठीक पर है। काम किया जाना चाहिए, ये इस तरह से पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। बेग साहब, 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया है नून लीग की जानिब से। ये इलेक्शन कैंपेन की बात है। अब आप क्या समझते हैं कि वो इस पे कायम रहेंगे और रहना चाहिए, और डू यू थिंक इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर देम? देखिए, बात यह है, पहले हम 75, 76, 78 साल से हुकूमतें चलाते रहे हैं। हुकूमत कैसी चलेगी? हुकूमत अच्छी चलेगी, हुकूमत बुरी चलेगी, लोगों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस दफा मसला हुकूमत से बहुत आगे चला गया है। अब इस वक्त स्टेट का मसला है, रियासत का मसला है। अगर हम अब नहीं करेंगे तो रियासत दौ पे लगी है। अब रियासत को बचाना है, 25 करोड़ लोगों की रियासत को बचाना है, तो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर सकते फिर हम हाथ खड़े कर दें, हम सरेंडर कर दें, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। देखें, हम बिल्कुल एंड तक पहुंचे हुए हैं। अगर हमने वादे किए हैं तो कुछ सोच के वादे किए होंगे। अगर हमने सोच के वादे नहीं किए, अगर हमने होमवर्क नहीं किया, अगर हमने मीटिंग नहीं की, अगर हमने देखा नहीं है, अगर चीजों को परखा नहीं है, इसके बावजूद जैसे इससे पहले को मंशूर आते थे इस तरह से मंशूर लफाजी के तौर पर अगर इस्तेमाल किया है तो इंतहाई दुख की बात है। फिर इन लोगों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये मंशूर बनाए, जिन्होंने ये कहा और ये बनाया गया, लोगों को बताया गया। एक बात। और सेकंड ये है कि देखें, नौकरियों की बात जो है, वो नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं होता। आप इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, जापान देख लें, वेस्ट देख लें, नौकरियों के हालात पैदा करने होते हैं, उनके मौके पैदा करने होते हैं। जब आप मौके पैदा करते हैं उसमें बिजनेस शामिल हो तो जाता बेग है। साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो वादा करती हैं, कि कहती हैं कि हम लोग देंगे इतनी नौकरियां, तो फिर ये तो गलत दावा है ना। वो तो नहीं दे सकते डायरेक्टली, वो तो प्राइवेट सेक्टर देगा, बिजनेस कम्युनिटी देगी।
बेसिकली इनका लेकिन मैसेज जो सादा लो अवाम है, देखें हमारा लिटरेसी रेट क्या है बेग साहब, और जब देहाती इलाकों में जब कोई शख्स ये तकरीर सुनता है, जुमला सुनता है कि फलां लीडर फलां कायद हमें इतनी करोड़ नौकरियां देगा पाकिस्तान में, तो हम तो वोट कास्ट करने जा रहे हैं, शायद हमें ही मिल जाए नौकरी। देखिए, बिल्कुल मैसेज गलत होता है, चाहे इमरान खान साहब ने दिया था, चाहे ये देते हैं या कोई और देता है, ये मैसेज गलत है लोगों तक जो पहुंच रहा है कि हम नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां। देखिए, सरकारी तो ऑलरेडी बटा बैठ चुका है। आप स्कूल ठीक की है, हालत देखें, आप यूनिवर्सिटी की हालत देखें, आप वापडा को सरकार ने जबरदस्ती रखा हो उसको देख लें, आप पीआईए देख लें, आप गैस देख लें, आप कोई महकमा कोई इंडस्ट्री, जो हमने स्टील मिल देख ले, हमने अपने कब्जे में रखी हुई है जबरदस्ती सिर्फ अपनी थमदारी के तौर पर, उनका बटे बैठ चुके हैं। देखिए, नौकरियों का मतलब यह है कि आप उनके मौके पैदा करेंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, आप बिजनेस को प्रमोट करेंगे, आप ज़राअत को प्रमोट करेंगे, लेकिन फिर आप इंडस्ट्री चलती है गैस पे और के बिजली लिए पे, फैसिलिटेट जिसकी पहले से कमी है। फैसिलिटीज क्या कहा गैस भट्टी साहब? गैस और बिजली चाहिए होती है ना इंडस्ट्री के लिए, तो हमारी डिमांड सप्लाई जो है, गैस की जो डिमांड सप्लाई में 50% का फर्क है। यही है ना कि एक तो हम डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा फर्क है, चोरी चिकारी बहुत ज्यादा है, इसके अलावा और लीकेज जो बहुत ईरान के ज्यादा साथ गैस पाइपलाइन है उस पर भी अमेरिका ने मैसेज दे दिए कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी बिल्कुल यही बात है, मैं आपको सही बता रहा हूं कि इस दफा हमारी स्टेट दांव पे है। ये स्टेट के लिए मेरे मुताबिक 5 ठीक है, साल यही है। ठीक है जी, आपके मैं जी इन पॉइंट इन टेकन 5 साल में जी। अगर हमने संभाल लिया रियासत को, पहले आप रियासत संभालें फिर लोगों की बात करें। अभी ठीक तो हमसे रियासत नहीं संभल पा रही, हुकूमतें तो बहुत बात की बातें हैं। ठीक है, हुकूमतों के हम बहुत आगे चले गए हो, हुकूमतें क्या मतलब है? ठीक है, हुकूमत की बात वो मुल्क करते हैं जो अपने डिसिप्लिन में है, जो जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जिनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, जहाँ पे तालीम बहुत अच्छी है, जहाँ पे लोग खुशहाल है, वहाँ हुकूमतों की बातें होती हैं कि जी ये पॉइंट हुकूमत आ टेकन रही बेग है। साहब, मैं वापस आता हूँ, पॉइंट टेकन। यहाँ में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। जावेद साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, मुबारक हो आपको भी, पूरी कौम को भी। उन्होंने कहा है कि मफाहमत की पेशकश उन्होंने कर दी है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। सुन्नी था तो खैर नाम ही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कितनी बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पे। आप समझते हैं कि इट्स अ हाई टाइम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मफाहमत की सियासत करनी चाहिए, अदरवाइज काम मुश्किल है फिर कि पार्लिमान चल सके। मेरा ख्याल है कि जो क्या कहते हैं ऑलिव ब्रांच या जैतून की शाख कल पेश की है प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड शहबाज शरीफ साहब ने, वो बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन ये इसके साथ साथ उनको कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एतमाद साजी के इकदाम करने चाहिए ताकि पीटीआई का गुस्सा और एहतजाज कम हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि जो सियासी कैदी हैं जिनके ऊपर कोई संगीन इल्जामात नहीं है, जैसे कि डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशंस पर, इंस्टॉलेशंस पर हमला नहीं किया उन्होंने, या कोई जलाओ गिराओ या इस तरह की चीजें नहीं की, उनको रहा करना चाहिए। तो जावेद साहब उसके इससे अलावा तो कोई ऐसे सियासी कैदी है ही नहीं जो कैद में हो, नहीं, सारे बहुत वही सारे हैं, 9 हैं, मई वाले। बहुत सारे कैदी अभी हैं जिनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, कभी जमानत हो जाती है फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, इस तरह के कारकुन हैं। उससे लेकिन एक मुद्दा 9 गुडविल मई है जी लेकिन नहीं, मुद्दा 9 9 मई मई के है। अलावा भी 9 मई के अलावा भी बहुत से लोग गिरफ्तार हैं। इनके उनको छोड़ दें जिनके ऊपर उस तरह के संगीन टेररिज्म के चार्जेस नहीं है। वो एक एतमाद साजी होगी और तहरीक इंसाफ को मैसेज आएगा कि दे मीन बिजनेस। और मैं समझता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो बुनियादी इशू है वो ये है कि पूरी कौम इत्तेफाक राय से वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए जो हमें इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट से, जो इकोनॉमी की वजह से है, उसको निकाल कर बाहर ले जाए। और उस जब तक ये मुनकसिम और टूटी फूटी और तकसीम शुदा और इल्ज़ाम और काउंटर इल्ज़ाम के ऊपर हम चलते रहेंगे, ये आपने असम्बली का माहौल 2-3 दिन में देख लिया, इस तरह का माहौल है। यहाँ कोई कानून साजी हो सकती है, यहाँ कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो सकती है, यहाँ कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है, नहीं। मैं समझता हूँ कि पहले माहौल क्रिएट करें और उस माहौल को फिर एक कौमी कंसेंसस या इत्तेफाक राय में बदल दें और सब मिलकर वो रिफॉर्म्स करें जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे फंडामेंटल्स को चेंज करें। वरना ये बातें होती रही हैं। हम तो 50 साल से, मैं तो जर्नलिज्म 45 साल से कर रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ की हुकूमत ज़ियाउल हक साहब की लेकर उस भुट्टो साहब की आखिरी हुकूमत जो थी वो भी मैंने कुछ अर्सा देखी। तो मतलब है ये बातें करने की नहीं है। वो चाइनीज कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स
बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। तो ठीक फर्स्ट है। स्टेप ये है कि इत्तेफाक राय, कौमी लेकिन इत्तेफाक जावेद साहब राय ये ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स इस वक्त बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, क्या वो बानी तहरीक इंसाफ के बाहर आने तक खामोश रहेंगे या फिर उससे कम में सेटल डाउन हो सकते हैं वो? देखें, अगर ये माहौल ऐसा बनता है तो मेरा ये ख्याल है कि कोर्ट्स जो है, जस्टिस सिस्टम हमारा ऐसा है, तो उनको रिलीज किया जा सकता है थ्रू कोर्ट्स, रिलीफ मिल सकता है उनको। इसके लिए वो स्ट्रगल करें, और अगर उनके खिलाफ जो है एक महाजराई की कैफियत खत्म हो जाए और स्टेट की तरफ से ये बिल्कुल तैयार कर लिया जाए कि इसको हमेशा कुन के रखना है, वो रवैया नहीं, बल्कि ये कि अगर अदालतें रिलीफ देना चाहती हैं एक मेरिट के ऊपर तो उनको रिलीफ दें और एक कंसेंसस बनाएं, और उसके साथ ये जो मुल्क इसमें अजाब में मुब्तला हैं लोग, इस वक्त लाखों लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। आप जाके पासपोर्ट ऑफिस में देखें, यंग लोग जितने भी हैं, जो पढ़ाई उनको उस दे पे रहे तुम्हारे हैं, निजाम वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर को जवाब दिया था कि अगर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो ठीक है, जिनका दिल करता है बाहर जाएं, वो अच्छी बात है। अच्छा जावेद साहब, मैं वापस आपकी जी वापस जाऊंगा आपकी तरफ। बताइएगा नौशाद साहब, फजलुर रहमान साहब आप क्या समझते हैं कि क्या नाराज़गी है उनकी? वो तो पीडीएम में बड़े क्लोज थे, नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी, जरदारी साहब से उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं मरासिम में। ऐसा क्या हुआ, या आप क्या समझ रहे हैं, या क्या इनसाइड स्टोरी है आपके पास? इनसाइड स्टोरीज की बात ही कोई नहीं है। देखिए, उनका ये ख्याल है, उनका बल्कि मौक़िफ़ है कि उनके साथ धांधली हुई है। बलूचिस्तान में, सिंध में जो है वो नशिस्तें खरीदी गई हैं, ये कल उन्होंने फरमाया है। केपीके का नाम जानबूझकर वो नहीं ले रहे अभी, क्योंकि उन्हें एक प्रेशर रखना है हुकूमती, जो भी नई हुकूमत बन रही है इस वक्त, उसके ऊपर। वरना अगर ना आप देखिए कि सबसे ज़्यादा उनको जो तकलीफ है वो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की है। सबसे ज़्यादा उनके कैंडिडेट वहाँ मौजूद थे। सो उनको ये लगता है कि जो नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली, और उनके साथ धांधली हुई है। यही उनका मौक़िफ़ है, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। बाज़ दीगर जमातें भी यही जो है ना वो शोर मचा रही हैं। पहले भी ये बात की जा रही थी, ये बात बार बार की जा रही है कि देखिए 35 पंक्चर वाला जो आपको याद होगा एक इल्ज़ाम था, वो भी कमीशन बनाने के बाद ही वो उससे यू टर्न लिया गया था। बानी अब पीटीआई ने भी कह ये दिया था कि वो सियासी बात थी। जी, जी हाँ। तो अब भी यही चाहिए कि वैसे तो अगर ये सियासतदान इस काबिल हों कि अपने आप अपने जोरे बाजू पर एतमाद कर सके, तो पार्लिमानी कमीशन बनाया जाना चाहिए, ताकि कल को ये फिर इल्जाम ना लगाएं कि किसी और इदारे की जो है ना वो मुदाखलत थी या किसी ठीक है, वजह आप से इस जो चीज़ है की वो। तायद करते हैं कमीशन बन जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और आगे चले हुकूमत? यस ऑफ कोर्स, इसके बगैर मामला जो है वो हमें सेटल होते नजर नहीं आ रही है। और बात क्या दुरुस्त आपको है कि दिखाई देता है मुस्लिम कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसके हक में होंगे कमीशन के? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने एक निजी टीवी पे गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि वो पार्लिमानी कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो, वो बनाने को तैयार हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो भी आप इसे कहना चाहें, वो अगर प्रॉपर तरीके से परसू करे, वो बजाय इसके कि वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में जाए या मज़ाहमती सियासत करे, वो अगर इसको परसू करे तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है। पार्टियां जो हैं वो इस चीज पर रजामंद हो जाएंगी। आज बिलावल साहब ने भी जो तकरीर है उसमें भी ये कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी मौक़िफ़ रखती है, अगर ये कोई काम करना चाहती है जो आईनी और कानूनी है, तो हम इसका साथ देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने ये फौरी पर कमीशन की तश्कील होनी चाहिए। बेहतर है कि पार्लिमानी कमीशन बनाएं और उन लोगों की उसके अंदर बनाएं, जैसे कह लें कि जेर इंतजाम बनाएं जिनको इसमें बहुत ज्यादा मसला है, ताकि ये कल को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये ठीक चीज है। सामने आ सके। जो हुकूमती पार्टियां हैं वो सिर्फ असिस्टेंस का रोल अदा करें, और पार्लिमानी कमीशन का फायदा ये है कि सब कुछ इनके सामने होगा और ठीक उसका है, नतीजा फिर ये ठीक है मानने नौशाद पर साहब, वक्त थोड़ा सा मजबूर कम रह होगा। गया, मैं जी ठीक है आगे चलना चाहूँगा। नौशाद साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान का बयान है, कहते हैं कि पहाड़ों से नीचे आने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जब बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टीटीपी, गुड तालिबान, बैड तालिबान की बात हुई, अपने लोग हैं, पराए नहीं हैं, इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, और उसके बाद से फिर आपने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये क्रिटिसिज्म भी आ सकता है कि ये लोग जो मुजरिम हैं, इन्होंने तखरीबकारी की है, दहशतगर्दी की हुई है, लॉ इन्फोर्समेंट के हमारे जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको शहीद किया हुआ है, तो जब पहाड़ों से नीचे उतर आए और हथियार फेंक दे तो माफ़ी क्यों? इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए पहले?
नहीं, देखिए ये जब भी इस किस्म की कोई आपको फेवर दी जाती है या ये आर्गुमेंट किया जाता है, तो ये एक्चुअली आपकी जिंदगी के एवज होता है, यानी आपकी जान बख्शने के एवज होता है। इसमें ये नहीं होता कि आपको कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाएगी आपके जराइम की। ये सिर्फ इस मकसद के लिए होता है कि आप इस जो आपने मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर रखी है, इससे पीछे हट जाएं, अपने हथियार फेंक दें। और अगर कोई बहुत ज्यादा हीनियस उसमें इन्वॉल्व है, यकीनन जो बहुत हीनियस उस मामलात के अंदर मुलविस होता है, वो इस तरह के वो काम नहीं करता, वो इस तरह आकर वो नहीं कर देता कि भाई मैंने हथियार डाल दिए हैं, अनटिल अनलेस कि कोई ठीक है। बहुत ही उस जी लेवल पर ठीक। मुआयदा ना हो हुकूमत के ठीक साथ, है। जहां पर कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो या उस तरह की कोई चीज हो रही हो। ठीक है अदरवाइज जो निशात लोग साहब। नीचे उतरेंगे, हाँ जी, नीचे उतरेंगे, वो उनके साथ वही मामलात किए जाएंगे जैसे स्टेट्स करती हैं, रियासत जिस तरह से मुआहदे किए जाते हैं रियासत की तरफ से। ठीक है जी बेग साहब, बलूचिस्तान कितना बड़ा इशू है, इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत बड़ा इशू है, रियासत का इशू है। ये रियासत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखें, बलोचों को अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो रियासत ने हमेशा उनके साथ बैकआउट किया है, वादे किए हैं फिर गए हैं। इससे पहले खान अफ-कलात के साथ वादे किए गए थे, वो पहाड़ों से उतरे, अल्टीमेटली उनको मौत की सजाएं दी गई थी। उसके बाद अकबर बुगटी का वाकया आपके सामने हुआ। इसके अलावा बाकी बलोच, मैंगल, मरी सबके साथ देखिए वादे मुआहदे हुए, वादों से हम फिर गए। उसके बाद हमने उनको मारा, उनको सजाएं दी। उसकी आखिरी वाकया जो हुआ वो यकीनन अकबर बुगटी का वाकया था। देखें, 80s में यानी 90 के करीब एक बुजुर्ग आदमी को गार के अंदर ढूंढ के मारने का मतलब क्या है? उसने डिमांड क्या की थी? उसने यही कहा था कि मैंने गैरत के नाम पे, जब मेरे बेटे ने भी ये बेगैरती की थी तो मैंने उसको बलूचिस्तान निकाला दिया था। और वो उसका बेटा अकबर भूटी के मरने के बाद बलूचिस्तान में वापस आया था। उसने कहा अगर किसी इदारे के बंदे ने किया उसको सजाएं दे, आप सजा दे, मैं नहीं कहता हूं, जो लेट डॉक्टर के साथ हुआ था। ये देखें, इसको अना का मसला बना के मुशर्रफ एंड रजीम ने गारों के अंदर ढूंढ के इस उम्र में उस बंदे को मारा जिसको बलोच उसको अपना उस और फिर तरीके से उन्होंने बलोच बयान नहीं ये दिया मानते था कि उस जगह से हम हिट करेंगे जहां से पता भी नहीं थे। चलेगा। ठीक है, पॉइंट हाँ, टेकन। अच्छा अकबर भुट्टी के बारे में सर बलोच वक्त बहुत बाकी कम जो रह गया। बलोच है वो कहते थे कि ये तो पंजाबी बलोच है, जी पंजाबी हाँ। बलोच। और अल्टीमेटली अकबर भुट्टी ने, आपको याद होगा क्या कहा था? उसने 3 लोगों का नाम लिया था, तीनों पंजाब से थे। उसने कहा ये इन्वेस्टिगेशन कर दे, ये जो फैसला करेंगे मैं मान लूंगा। ठीक है। इवन देन उसको मारना मकसूद था। रियासत ने बलोचों के साथ ज्यादतियां की, उसको कंपनसेट करें, उनको मनाएं, उनका गुस्सा खत्म करें। मनाएं और अगर आप कंपनसेट करें, उनका गुस्सा कम करें। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। जावेद साहब, वजीर आजम दौरा करेंगे बलूचिस्तान का सबसे पहला, क्योंकि वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और हालात बड़े ख़राब हुए, तबाही हुई, नुकसानात हुए। तो इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? और क्या तमाम सियासी पार्टियों को, चाहे वो फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, चाहे वो अचकजई साहब की है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सुन्नी इत्तेहाद है, इन सब को वो नेशनल इश्यूज़ जिसका ताल्लुक हमारी नेशनल सिक्योरिटी से है उस पर इकट्ठे बैठना चाहिए, बाकी सियासत करते रहें और कौम को दिखाएं भी कि वाकई में वी मीन इट। हम जब अवाम की बात करते हैं तो हम अवाम के मसाइल और रियासत के मसाइल के लिए एक साथ हो सकते हैं। सियासी मामलात करते रहें, साथ साथ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपना दौरा उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ग्वादर जाएंगे, और ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ तबाही मची है, तूफान आया है, बारिशें हुई हैं, नुकसानात हुए हैं, उनकी एक कंपनसेशन वो कर देंगे। ये हमेशा से हमारे रवायती तौर पर हुकूमतें करती रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान का जो असल इशू है वो है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, फॉरेन स्पॉन्सर्ड भी है और उसमें और तरह के एलिमेंट शामिल है। इस इंसर्जेंसी से निपटने के लिए एक पर्सपेक्टिव जो सिक्योरिटी फोर्सेस का है, और एक वो है कि जी बातचीत करें, रेकन्सिलिएशन करें, मुज़ाकरात करें और सुलह की तरफ बढ़ें और उन लोगों को पहाड़ों से नीचे लाएं, मज़ामतकारों को आस्ता आस्ता मेन स्ट्रीम में लाएं। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेकर एक इस बलूचिस्तान के इशू का जो बड़ा सुलगता हुआ इशू है, एक आतिश फशां है, इसको ठंडा करने के लिए एक नेशनल ठीक है, लेकिन एफर्ट की जावेद साहब जरूरत वक्त है। बहुत मुख्तसर रह गया, प्रिसाइज से जवाब दीजिएगा। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि फिर क्या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी तो वही दहशत गर्दी कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की जा रही है, तो फिर क्या मुज़ाकरात उनसे भी करने चाहिए, होने चाहिए? देखें, जो बलूचिस्तान के जो अपने लोग हैं ना, नौजवान यंग लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो गुमराह है, उनको राह रास्त पे लाने के लिए या उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और उनको इंसेंटिव दे के इस कौमी धारे में वापस लाने के लिए कोशिशें ठीक है। हो सकती हैं।
मैं समझता हूँ कि इसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। ठीक है। अदरवाइज ये एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो खींचातानी है, इससे ये मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब, इब्राहिम बेग साहब, नौशाद अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इकनॉमिक अशारिया पाकिस्तान के इस टाइम फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है, हुकूमत के ऊपर कितना बोझ है और अवाम के कंधों पर कितना बोझ आने वाला है, क्योंकि IMF ने कह दिया है और तजावीज़ दे दी हैं पाकिस्तानों की खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर 18% GST नाफिज करें। अगर ऐसा हो जाता है तो पेट्रोल पे फ़ी लीटर 50 रुपये तकरीबन बनते हैं अगर 18% GST लगता है तो। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। IMF का जिक्र किया ब्रेक में जाने से पहले। IMF ने तजावीज़ दिया पाकिस्तान को कि खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर 18% GST नाफिज करें। और यानी कि अगर 18% GST के हिसाब से तो दालें, चीनी, आटा ये सब कुछ महंगा होने जा रहा है। तो आम आदमी तो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसा जा रहा था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। वेलकम कहते हैं जी आपको, मेहमानों को। शुक्रिया जी। डॉक्टर खाकान साहब, आप बताइएगा कि खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत का जो मैंने कैलकुलेशन की है, मेरा मैथ बड़ा वीक है, उस हिसाब से 18% के हिसाब से तो 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफा बनता है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये तजावीज़ माननी पड़ेंगी? ये तजावीज़ होती हैं या फिर हुकूमत पाकिस्तान को इनको मानना ही है, या एक तरीके से सॉफ्ट ऑर्डर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक तो ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान को हर सूरत में ना सिर्फ ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है जो IMF के साथ एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जिसको आप एक इंटरिम अरेंजमेंट कहेंगे, बल्कि एक नए प्रोग्राम का इजरा करना है। अब उस प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें होंगी, उसमें ये भी है कि आपने अगर अपने इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम में, अगर हम जाकर उसको गौर से पढ़ें, जो हमारा MEFP उनके साथ डॉक्यूमेंट है, और उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसके ये कंटिजेंसी मेजर्स हैं। क्योंकि जनवरी और फरवरी में एक फॉल भी आया है इन द मंथली कलेक्शन। 9 अरब रुपया जनवरी कम था, फरवरी 33 अरब रुपया कम था। अब कमिंग डेज में ऑब्वियसली या तो आपने जो फंडामेंटल चीज़ें करनी हैं जो आप हमेशा IMF के साथ बात भी करते हैं और हम भी बात करते हैं, कोई इट्स नॉट ओनली कि आप IMF के साथ बात करते हैं, या तो हम वो फंडामेंटल सारी चीज़ें कर लें, फिर तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि IMF का प्रोग्राम करने के लिए पहले अपनी टीम और अपनी चीज़ों की तैयारी कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप उन पर डिपेंडेंट रहेंगे। उनका अच्छा, क्योंकि कता कलामी के लिए माजरत, आपने टीम का जिक्र किया, तो हमारा जो मुल्क है, हमारी जो हुकूमत होती है, वो सिर्फ एक शख्स पे रिलाई क्यों कर रही होती है? अगर नून लीग है उसके पास एक शख्स है, पीपल्स पार्टी उसके पास एक नाम है, अगर PTI है तो उसके पास भी एक नाम था लेकिन वो भी चल नहीं सका। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे पास कोई एक अच्छी वेल इक्विप्ड एक टीम क्यों नहीं होती जो कि एक शख्स की वजह से सिर्फ ना डिलीवर कर पाए, बल्कि ये पता हो कि हमारे पास पूरी टीम है? तो आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त सामने रखी। जब आप IMF से निगोशिएट करते हैं तो मैं हमेशा पाकिस्तान को समझाता हूँ कि उसके 11 लड़के लड़कियां आते हैं, वो सारे जो हैं दे आर यंगर पीपल, हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से PhDs की होती हैं, सारा दिन बैठे IMF के वो जो लोग हैं वो पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं। फिर उनका एक टीम लीड होता है जो नेथन पोर्टर है, फिर उनकी एक रेजिडेंट रेप हैं, फिर उनकी बैक कर रही होती हैं कई टीमें। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो FAT, जो उनका फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट है। सो आप भी अपनी इस तरह के काम कीजिए। हमने 2013 में इस तरह का कुछ काम किया और इसीलिए हमने पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम कंप्लीट किया। हमने कभी भी IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं किया। पाकिस्तान को इस वक्त अपने जो प्रोग्राम की कॉन्टूर्स हैं, फ्रेमवर्क है, वो तय करना चाहिए। आप GST नहीं लगाना चाहते, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि ये GST की कई एग्जाम खुद कहा करता था कि फूड पे, पेट्रोलियम पे हमें रखनी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड पे भी, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि इनको इस वक्त एक मतलब ऑलरेडी अगर 23% हमारी इन्फ्लेशन है, पिछले साल 25% एवरेज कर रहे थे, तो एक और GST लगाना शायद एक अच्छी बात ना होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत कम हो रही है, इसलिए कम हो रही है कि प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, इकोनॉमी भी स्लोइंग है, पॉलिसी रेट भी ज़्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन के जो रिफॉर्म्स हैं वो उनके सामने रखिए। अगर आप ये रख पाएंगे उनके सामने, आप उन्हें कह पाएंगे कि मैं ये एरियाज जो हैं जिनमें कंप्लायंस वीक है उसकी बेहतर कर दूंगा। अगर आप उनको कह पाएंगे कि मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल, मैं इसकी डोर टू डोर कैंपेन करके हर प्रोविंसेस में जो नॉन रजिस्टर्ड नॉन फाइलिंग रिटेलर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर लाऊंगा और टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर दूंगा और अपनी टैक्स बेस बढ़ा दूंगा, तो फिर आपको GST नहीं लगाना ठीक पड़ेगा। है, पॉइंट वरना टेकन। तो मैं वापस आता हूँ आपकी आप जानिब। ये कर सकते हैं। ठीक है, बेग साहब, आप क्या समझते हैं
कि ये जो 18% GST है, आया आने वाली हुकूमत इसको नाफिज करेगी, और अगर ऐसा करती है तो महंगाई का कितना बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है आवाम के लिए? देखिए, IMF ये नहीं कहता कि आप सेल टैक्स 18% करें और एक्साइज ड्यूटी जो है वो 20% करें। वो तो टोटल रेवेन्यू की बात करता है कि जो सजेशन तो देते शॉर्टफॉल हैं ना सर, है। सजेशन दिया उन्होंने सजेशन हाँ दिए कि आप, ये उन्होंने सजेस्ट किया। हाँ बिल्कुल देते हैं वो सजेस्ट। अच्छा, तो लेकिन उनका जो मकसद होता है ब्रॉड बेस्ड एनहेंसमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। ब्रॉड बेस्ड उनका ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। ब्रॉड बेस्ड जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो सेक्टर जो आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जो टैक्स नेट में आपको ले लेने चाहिए और होना चाहिए, उनको आप टैक्स नेट में नहीं ला रहे। जिसमें उन्होंने 3 चीजें तो चीख चीख के बोली हैं, रिटेलर है, रियल एस्टेट है और एग्रीकल्चर है। उन्होंने कहा इन तीनों सेक्टर को आप टैक्स नेट में लें जो अब तक हमने छोड़े हुए हैं। रिटेलर के आपको पता है 20 महीने चले जाते हैं अगर FBR में, तो वो शेल्फ हो जाती है शबर जली पॉलिसी। साहब को धमकी देते हैं कि ऐसा मत करें आप। जी, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, मैं वही इशारा उसी तरफ दे रहा था। तो इन्हें एक विल के साथ, एक रिट के साथ टैक्स रिफॉर्म्स लानी होंगी। आपने कुछ सेक्टर्स को तो बेग साहब टैक्स नेट कैसे बड़ा किया जाए? डॉक्यूमेंटेड करा हुआ है। बेग साहब सवाल ये, टैक्स नेट कैसे बड़ा किया जाए? कैसे ज्यादा देखिए, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, बजाय कि देखिए, जिनका टैक्स ऑलरेडी नेट खून का- निचोड़े हैं उन पे मजीद टैक्स लगाया जाए? नहीं, देखिए आपका इस वक्त 9% बमुश्किल टैक्स टू GDP रेशो है। IMF कहता है 15%, रीजन में जो दूसरे ममालिक हैं उनका 15% टैक्स टू GDP रेशो है। अगर आपने उनकी बात अच्छे बच्चे की तरह मानी है तो 2% आपको हर साल टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना बढ़ानी होगा। पड़ेगी। तो बढ़ाना होगा। 2% वैसे तो बहुत छोटा लगता है, आप पर बताइए 2% आप बताइए, आप बहुत बेहतर समझते हैं, आपकी ग्रिप है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से? जब हमारे पास डाटा सारा है, नाजरा है, सब कुछ है, बिल्स आते हैं, हम जी मैं आपको बिल्कुल कैंडिड बात करूंगा क्योंकि इस चीज पे हम टाल मटोली नहीं कर सकते। तीनों सेक्टर को टैक्स नेट में लाएं, रिटेलर, एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट पे। आई नो शोर मचेगा, आई नो प्रेशर होगा, लेकिन ये करना है। टैक्स टू GDP रेशो 14% के लेवल पे लाएं। आप 10% सिंगल डिजिट पे आके अटके हुए हैं और टैक्स में रिकवरी भी अब कम होना शुरू हुई है। एक तो वो स्लो इकोनॉमी का इम्पैक्ट आ रहा है। आप 2% GDP पे IMF ने कहा है कि आपकी बहुत मुश्किल अचीव होगी। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारा मुल्क कहा जाता है, 22%। लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के बारे में कहा जाता है कि हमारी जो है ज़राई इकोनॉमी है, ज़राअत जो है उस पर बेस करती है, रिलाई करती है। अनफॉर्चुनेटली अब तो हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं और भी कई दफ़ा चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है नहीं, हमें। देखिए, तो आप देखिए, उस पर आप समझते हैं कि फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा छोटा किसान, बड़ा किसान? नहीं, देखिए बात यह है कि एग्रीकल्चर का 20% हमारी GDP में हिस्सा है और मैन्युफैक्चरिंग का भी 20% है और सर्विस सेक्टर का जो है वो तकरीबन 60% है। लेकिन एग्रीकल्चर का 20% के शेयर होने के बावजूद उसकी कंट्रीब्यूशन जो है 2 और 3% भी नहीं है। तो ये इसी तरह इंडस्ट्री का आपका 20%, लेकिन 67% उसकी रिकवरी रेवेन्यू का बोझ है उसको। तो ये आपको रैशनलाइज करना होगा सेक्टोरियल वाइज, सेक्टर वाइज। वो सेक्टर जिनका जितना इकोनॉमी में हिस्सा है उसी के हिसाब से वो टैक्स पे करें। ठीक है, चाहे वो अनपॉपुलर डिसीजन हो, चाहे वो शोर मचे, चाहे 20 महीने जाए FBR में, नहीं ठीक है, करेंगे ठीक है। आप तो टैक्स टू GDP रेशो सिंगल डिजिट पे है और आप उसी के ऊपर घुमाते रहेंगे। आपका रेवेन्यू कितना खींच सकते हैं? आपने मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया है, लेकिन आप मंथली रेवेन्यू टारगेट आपके फिर भी मिस हो रहा ठीक है है, क्योंकि पॉइंट आपकी टेकन। इकोनॉमी स्लो है। पॉइंट टेकन बेग साहब। डॉक्टर खगान साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है हमारे मुल्क में, इंडस्ट्री है, वो खेती बाड़ी है, वो रिटेल है, कि जहाँ पे हुकूमत को इन्वेस्ट भी करना चाहिए, ना कि सिर्फ टैक्स लें, इन्वेस्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और मुल्क में पैसा जो है वो उसकी रेल पेल स्टार्ट हो जाए, कोई बिजनेस नज़र आए? देखिए ना, आपकी ये बात जो है ये बहुत दुरुस्त है। दुरुस्त इस तरह से है कि असल में आप चाह क्या रहे हैं? चाह ये रहे हैं कि अगर आप इंडिया को देखें तो वो इस साल 7.5-8% के करीब ग्रो करेगा। बगैर ग्रोथ के कोई ऐसा दुनिया में चीज़ बनी नहीं है
चाइना ने भी ग्रोथ की, ईस्ट एशिया ने भी ग्रोथ की, तभी वो अपनी जो कौम है उसको पॉवर्टी से निकालने में कामयाब हुए। तो अगर ये बात आप पल्ले बांध लें तो आपने जितने भी काम करने हैं उसका जो एंड गोल है वो पाकिस्तान की सस्टेनेबल ग्रोथ फ्रेमवर्क है। अब ये किसी ने लिखा है पाकिस्तान में, मैं बार बार कहता हूं कि ये आउटसोर्स्ड थिंकिंग को पहले वापस लाएंगे। पहले तो वो टीम बनाएं जो ये आपको बता सके कि सर आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो तो एक मरहम पट्टी है, करना ही पड़ेगा। जितना केयरफुली करेंगे ना, केयरफुली से मेरा मतलब है कि ऐसे बेंचमार्क्स रखें जो आप पूरे करते चले जाएं, पर साथ साथ अपना तो सस्टेनेबल डॉक्टर साहब ग्रोथ फ्रेमवर्क रखें। कोई से तीन सेक्टर्स बताइए हमारे मुल्क में जिनमें पोटेंशियल है, जिससे हमारी जो देखिए, लोकल लेवल पे इकोनॉमी जो है उसमें बूस्ट आ सकता है। सबसे पहले तो मैं बहुत क्लियर हूं कि पाकिस्तान का जो असल गेम प्लान है ना, जो कर भी सकते हैं 3 ईयर फ्रेमवर्क पे, वो बड़ा क्लियर है कि वो शुरू होगा एग्रीकल्चर से। ये अच्छा, कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, पाकिस्तान में कोई टेक ऑफ नहीं है। मेहनत इन दी एग्रीकल्चर, ये मैं क्यों कहता हूं, 10-11 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। इन दो में ही पोटेंशियल है कि आप 10-11 अरब डॉलर की इंपोर्ट को तोड़ें और अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को 5-6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 पे ले जाएं, आपका तकरीबन बैलेंस ऑफ पेमेंट संभलना शुरू हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर में क्या मसाइल हैं, देखिए ना, एग्रीकल्चर के मसाइल तो बड़े सादा हैं। पाकिस्तान की क्रॉपिंग पैटर्न फंडामेंटल मसला है, तो आप सर इसको हमारी हाथ लगाएं। इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में ऐसे ममालिक में शुमार हमारा होता है कि जहाँ पे कम तरीन प्रोडक्शन पर एकड़ के हिसाब से होती है पैदावार। एब्सोल्युटली। सो वीट अगर आप 3 टन पर हेक्टर उगाते हैं, और जो टॉप दुनिया का आयरलैंड है वो 10 टन पर हेक्टर उगाता है, कॉटन आप चाइना से 1/3 पे हैं, शुगर केन आपकी प्रोडक्टिविटी वीक है, मेज में भी वीक है, राइस में भी वीक है। तो इसको टारगेट करें ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स कि किस तरह आप बेहतर सीड से, किस तरह मैकेनाइजेशन से, किस तरह फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन से, ये कर्जा सिर्फ देने ही बात नहीं है कि इतना बड़ा दे दिया, कर्जा किसको दिया गया, मैकेनाइज किसको करना है आपने। ठीक है, आपने अपना जो पूरा पैटर्न है एग्रीकल्चर का, आई थिंक दैट इज योर लो हैंगिंग फ्रूट इफ देयर इज वन। ठीक है। बेग साहब, आप क्या समझते हैं हंगामी तौर पे, हंगामी बुनियादों पे सबसे पहले हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर करने के लिए? इस वक्त जो आम शख्स, अगर कोई हमारे प्रोग्राम इस टाइम नाजरीन जो भी देख रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, इस इन्फ्लेशन में हमारा सर्वाइवल पॉसिबल कैसे होगा? देखें, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो एक ज़राई सनती पाकिस्तान है। बाबा कौम ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो ज़राई सनती पाकिस्तान का था। आपने ज़राअत को छोड़ दिया, सही है, उसमें इश्यूज हैं, पर कैपिटल ही पर एकड़ यील्ड आपके कम है, वाटर ज़्यादा कंजम्पशन है, वाटर की सिक्रेसी हो रहा है, लेकिन एक इतना बड़ी स्ट्रेंथ है जो आपकी चारों सीजन है, फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश किसान है और 365 डेज धूप है। आपने इन स्ट्रेंथ को छोड़ दिया है, वो नहीं। मुझे बड़ी खुशी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल NIFC ने एग्रीकल्चर के ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग पे उन्होंने पूरे पाकिस्तान लेवल पे हजारों एकड़ जमीन प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, और एक बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ कि उसमें कल्टीवेशन नए जदीद खतूत पे आप करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मंगाएं, वो मशीनरी मंगाएं जो आपको कम पानी सर्व करके ज़्यादा यील्ड दे सकें। और वो एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है, उन्होंने जिन जिन लोगों ने भी उसको कॉप किया है। तो एक तो मेरा यही है कि ज़राई सनती पाकिस्तान के ज़राअत में इस्तेमाल करके सनत में आप उसको यूज़ करें। दूसरी चीज जो है, IT के सेक्टर को आप पूरा इनकैश नहीं कर पाए हैं। IT के सेक्टर का बहुत पोटेंशियल है, ठीक है वो कम वक्त में आपको ज्यादा रेवेन्यू और एक्सपोर्ट्स और डॉलर दे सकता है। जी, ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि नून लीग का मंशूर था कि 3 साल में इक़्तिसादी शरह नमू 6% से ज़ायद पर लाई जाएगी, 5 साल में गुर्बत 25% कमी का हदफ रखा गया, अफरादी कोद की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ 40 अरब डॉलर रखा गया। ये तीनों जो पॉइंट्स आपको मैंने मेंशन किए हैं, ये क्या पॉसिबल हैं, तो देखिए ना कि अचीवेबल है मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? सो देखिए ना, ये डायरेक्शनली तो ठीक बात है, आप अच्छा, अपनी जो GDP ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अब उसको बढ़ाने के लिए अगर आप सारे स्टेप्स सही लेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मुल्क को डीरेगुलेट कर दें, मतलब आसानियां पैदा करें कारोबार की पाकिस्तान में।
पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 14% से भी नीचे चला गया है, इसको ठीक करें। फिर आपको अपना सबसे बढ़ के अपना मालियाती खसारा ठीक करना पड़ेगा, यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। अगर आप ये सारे काम शुरू कर दें तो 2-3 साल में, क्योंकि इतनी लो बेस है इस वक्त ग्रोथ की, इस साल भी 2-2.5%, पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ, तो आप इस चीज को एग्रीकल्चर की ठीक है, जैसे हमने गुफ्तगू की, पॉइंट तो आप टेकन। इस सिर्फ तरफ जा आखिरी सकते मिनट हैं। रह गया है, दोनों मेहमानों से बारी बारी जानना चाहूंगा। पहले डॉक्टर साहब आप बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत वो स्टेप्स ले लेती है जो कि उसको लेने चाहिए फाइनेंशियली, तो कितना वक्त दरकार है मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन होने में? साल लगेगा, 2 देखिए साल लगेंगे, 3 साल कम से कम? कितना इंतजार देखिए करना पहले पड़ेगा आवाम को? इट रियली डिपेंड्स कि आपकी डेप्थ ऑफ मेजर्स क्या है। पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर और जो टैक्स रिफॉर्म है वो पाकिस्तान के फिस्कल के खसारे को ठीक करेगा। इसको करने में आपको 2-3 साल लग दो जाएंगे, तीन साल फिर आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है तो जी। आई बेग थिंक साहब आप क्या समझते हैं जी? जी, मैं ये समझता हूँ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और ये दोनों हुकूमतें मुस्लिम लीग नून पीपीपी ने जो हाथ मिलाया है, अगर ये स्टेबल स्ट्रॉन्ग फैसले लेने की पोजीशन में आ जाती हैं, बेयकीनी सूरत हाल ख़त्म हो जाती है, तो 1.5 से 2 साल में हमारा टर्न अराउंड हो सकता है, बशर्ते कि आप फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करें। और आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए आप दोनों प्रोग्राम है, एक तो जो 4 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है जिससे 1.2 बिलियन की रिलीज होगा, और एक बड़ा आईएमएफ का प्रोग्राम 3 साल या उससे ज़्यादा का 5-6 बिलियन का है, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी ताकि डोनर्स को एक मैसेज मिले कि आप एक फिस्कल डिसिप्लिन के साथ हुकूमत ठीक है, चला रहे हैं और खराजात कम कर रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ाने की तरफ आपकी कोशिश है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। उम्मीद करनी चाहिए, तवक्को करनी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत अवाम को डिलीवर कर पाएगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।